लास्ट क्लास में एक लेक्चर वेक्टर का हुआ था ना, हाँ सर। यस सर। जिसमें मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताया होगा। हाँ सर। यस सर। स्केलर के डेफिनेशन और कंडीशन बताए थे, हाँ सर। और वेक्टर एडिशन स्टार्ट नहीं किया था। नहीं सर, सिर्फ डिफरेंस दिया था स्केलर और सर डिफरेंस किया था और वो प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट का किया था एग्जाम्पल यस सर। और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताया था। नो सर। नो सर। नो सर। करते हैं नहीं ऐसा सर, कुछ वहाँ वो नहीं किया था। नहीं। तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हेडिंग इज representation of a vector. दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि कभी कभी बुक में देखोगे कुछ लिखा होगा और उसके ऊपर ऐसा एरो होगा, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे वेक्टर ए। ठीक है? यस सर। यस सर। कभी 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 फॉरेन ऑथर की बुक अगर देखोगे किसी में, तो उसमें क्या रहता है कि एरो नहीं रहता है। अच्छे रशियन ऑथर की बुक सब में देखोगे तो क्या होगा कि ये जो ए है यही बोल्ड में लिखा होगा, मतलब पूरे बुक के पेज में बाकी जो लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई सिंबल बोल्ड फॉन्ट से लिखा हुआ है तो हम लोग उसको वेक्टर समझ लेंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। That is, if a symbol is written in the font bolder with respect to running text, समझ आया? यस तो सर। सिंबॉलिकली वेक्टर इस तरह के दो टाइप में आपको बुक में दिखेगा। एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जिसमें एरो है उससे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वेक्टर कहलाता है। इसमें से ये जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड के बराबर होता है मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा रिप्रेजेंट करता है ना। और ये जो एरो का साइन है उसके ऊपर ये इसको इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे
सपोज मैं इसके ऊपर लिख दूं 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसके हिसाब से होगा 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, ये वेलोसिटी हो गया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यही अगर एरो नहीं रहता तो ये स्पीड होता, Yes, sir. दैट इज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। एक कॉमन सेंस से देखो, इस एरो को मैं यहाँ के बदले पैरेलली इस पूरे प्लेन में कहीं भी बनाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। Yes, sir. जैसे मैं इसको भी बोल सकता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, यही अगर मैं यहाँ लिखूं तो भी बोल सकता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, अगर लेंथ वेंथ सेम रखा तो यहाँ करूं तो भी बोल सकता हूँ 5 मीटर। इस तीनों से में रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं है, Yes, sir. मतलब any vector geometrically represented can be moved parallelly without changing its meaning, right? Yes, ये sir. बात समझ में आया? Yes, sir. तो a vector represented geometrically can be shifted parallelly without changing its value। कॉमन सेंस है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर, वेक्टर को सपोज अगर हम ग्राफ पे या ऐसे ड्रॉ करते तो उसको कोऑर्डिनेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही कहलाएगा। ओके। Sir, हम्म, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड मींस 3 मीटर पर सेकंड का जो एरो का लेंथ है वो इससे कंपैरेटिवली छोटा रहेगा। नहीं हाँ, इससे कंपैरेटिवली इसी प्रोपोर्शन में छोटा रहेगा। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड का लेंथ अगर मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है तो 3 मीटर पर सेकेंड का 3 सेंटीमीटर होगा। पर जरूरी नहीं है ना कि उस 3 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये 5 है तो वो 3 होगा। हाँ वैसे हाँ, अगर ये 10 है तो वो 6 होगा। 6 होगा। हाँ So, sir, can we say that length and magnitude are proportional to each other? Yes, definitely. Sir.
बोलो बेटा। Sir, can you explain geometrical representation again? I mean exactly what? The first part of it. कुछ नहीं, any line segment having arrow over it represent a vector. As simple as this. Any line segment having arrow over it geometrically represent a vector Okay. in which length of line segment will represent magnitude and direction of arrow will represent direction. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, in the sir. last note, what have you written after can be? Can be shifted parallelly without changing its value. Done, sir. Angle between vectors. Suppose ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम मैं बोल देता हूं A और इस वेक्टर का नाम मैं बोल देता हूं B. So ये थीटा होगा एंगल बिटवीन A एंड B. Yes, sir. Yes, sir. कॉमन सेंस है. यही अगर मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसको मैं मान लो वेक्टर A कह देता हूं और इसको मैं वेक्टर B कह देता हूं. तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस केस में एंगल बिटवीन A एंड B क्या होगा? 180 minus theta. एंगल बिटवीन A एंड B ये वाला थीटा नहीं होगा, ये होगा 180 minus theta. which is pi minus theta, 180 minus theta. इसको एंगल बिटवीन A एंड B कहेंगे. सब लोग क्लियर हो इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एज अ रूल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दो वेक्टर के टेल को एक साथ मिलाएं तब जो एंगल बने वो एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाता है. Sir, pi minus theta क्यों? पाई माइनस थीटा इसीलिए क्योंकि वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है. तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको ऐसे कह देता हूं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर सिखाया है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. Yes, sir. ऐसा सिखाया है ना? तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ऊपर वाला ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम
और ये डायग्राम एक ही है Yes, sir. है ना? तो अगर ये दोनों डायग्राम एक है तो अब तो बड़ा आसानी से समझ आ गया कि एंगल बिटवीन वेक्टर पाई माइनस थीटा होगा। हाँ सर। ये दोनों डायग्राम सिमिलर हैं, मैं ये कह रहा हूं। आई बात समझ में? तो हाँ सर। पाई माइनस थीटा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नो सर। इट मीन्स जो आप लोग एंगल बिटवीन लाइंस को लेकर दिमाग में बैठा हुआ है आपके, वही वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, इस पर डायरेक्शन ऑफ एरो पर भी ध्यान देंगे। और if you exactly want to get into definition of angle between vector, in that case when two vectors are geometrically represented in such a way that their tails are joining at a point, in that case angle between these two lines will be angle between vector. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ Yes. सर। Yes, sir. तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर कॉपी कर लो। सर नेगेटिव भी हो सकता है क्या ये एंगल, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ बोला है क्या मैंने? आज तक तो नहीं सुना है मैं। तो नेगेटिव माइनस 50 डिग्री ड्रॉ कर सकता है क्या? जैसे क्लॉकवाइज मेजर करते तो एंगल नेगेटिव। ये किसने तुम्हें बताया क्लॉकवाइज सर नेगेटिव वो एंटी क्लॉक? कन्वेंशन होता है ना एंगल का। कहाँ होता है? मैं पढ़ाया हूँ क्या मैंने आपको कभी? नहीं सर, वेक्टर में तो नहीं। मैंने नहीं पढ़ाया ना अभी। नहीं सर, वो हाँ, तो वैसे चीजों में हुआ था। अच्छा, वही मैं बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ाया ना अभी। नहीं सर। तो वैसे नहीं सोचते, सीधी बात। ओके सर। वो कब सोचेंगे, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, टाइम आने पे बताऊंगा। ठीक है? ओके सर। सीधा सीधा ज्योमेट्रिकली किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल नेगेटिव हो ही नहीं सकता। खुद बताओ ना, एक कॉमन सेंस से ज्योमेट्रिकली दो लाइन के बीच का एंगल नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर, वो तो हम कन्वेंशन लेते हैं। हाँ, वो तो कन्वेंशन की जरूरत आपको यहाँ नहीं है। ओके। वो किस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए? तो इस चीज को, मान लो एक ही लाइन है, मैंने कहा कि मैं 30 डिग्री ऐसे घूम गया और मैंने कहा कि 30 डिग्री में ऐसे घूम गया। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा एंगुलर मोशन कितना हुआ है, तो दोनों ही केस में आप 30 डिग्री बोलोगे, है ना? हाँ। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक में 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे में 30 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं एक को प्लस और एक को माइनस कहूंगा। बट एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, वो नेगेटिव नहीं होगा। ओके सर, समझा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। No, sir. Yes, sir. कौन लिख रहा है अभी? जल्दी लिखो। सर एक डाउट था। बोलो। सर जब भी हम लोग वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे और जैसे ए लिखेंगे और उसके ऊपर एरो डालेंगे, तो वो एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना? नहीं, उस एरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, जहां सिंबॉलिकली लिखा है, तो अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि F इज अ फोर्स, तो इसका मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, ऐसा नहीं, ऊपर भी होगा। अब तुम कहोगे इसका मतलब मैं F के ऊपर ऐसा एरो बनाऊंगा, है ना? तो ये सिंबल के ऊपर जो एरो लिखा है उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है सर। वो जस्ट एक एरो है। ये सब फंडामेंटल के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन। पढ़े होगे स्कूल में कुछ तो? नहीं सर। बट ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन ये सब नहीं पढ़ा है? नहीं सर। No, sir. कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, साथ में पढ़ेंगे।
देखो, लिखना बंद करो, सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ से एक्चुअल पढ़ाई आपकी शुरू हो गई है। सपोज मैं यहां से यहां गया, कहां से कहां गया, तो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो मान लो फिर बी से सी गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि फाइनली मैं ए से सी गया। Yes, sir. Yes. sir. है ना, कॉमन सेंस है ये। Yes, sir. तो Yes, मैं ए से बी गया, बी से सी गया, इन दोनों बातों का मतलब यही हो गया कि मैं ए से सी गया। Yes, sir. मतलब ये जो रेड वाला लाइन है, ये रेड वाला एरोड लाइन, वो इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता है। Yes, sir. एकदम कॉमन सेंस है, कोई फिजिक्स नहीं इसमें। Yes, sir. कॉमन सेंस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अलग से कोई रूल, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, इस कॉमन सेंस का नाम हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर तो पता नहीं इतना इजी इजी चीज पढ़ाते हैं, फिजिक्स कहाँ है? फिजिक्स तो मैं सुनता था डिफिकल्ट कुछ होता है। तो अब इसी बात को फिजिक्स जिससे लगे कि कोई बहुत बड़ा साइंस पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से बोलूं तो देखो, ये भी तुम्हें लगेगा कोई बहुत बड़ा लॉ पढ़ रहे हैं दुनिया का। उसके हिसाब से बोलूं तो ऐसा बोलूंगा, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in order, then third side of the triangle taken in opposite order will represent resultant of these two. अब सुनने में लगता है बहुत बड़ा साइंस पढ़ रहे हैं, Yes, sir. sir. है ना? अब लगता है सुनने में कुछ तो बड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, चिंदी सा कॉमन सेंस है। ए बी से गया, बी गया, बी सी गया, इसका मतलब ए सी गया। कौन सा लॉजिक है इसमें? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सी करोगे तो तुम्हारा स्कूल में टीचर नंबर काट लेगा। उसको बताना पड़ेगा क्या? इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ए टू बी, बी टू सी, देन थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में होता तो सी टू ए होता, Yes, sir. उसका उल्टा। Yes. ठीक है, तो भले समझो नहीं समझो, ये डेफिनेशन लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा स्कूल में, which doesn't make any sense, but anyway मैं लिख देता हूँ। It means if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle taken in order, then third side taken in opposite order will represent resultant of these two vectors. आई बात समझ में? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया, दैट इज
if AB is A, BC is B, then AC will be A plus B. है ना? Yes, Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो इसको. सर एक डाउट है. बोलो. सर ये एडिशन है तो मैग्नीट्यूड का भी एडिशन होगा. क्या? ये AC वेक्टर या A और B का एडिशन है तो मैग्नीट्यूड में भी उसका एडिशन होगा. मतलब तुम्हें लगता है 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा ऐसा? हाँ. नहीं, ये AC वाले लाइन का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा. AC वाले लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा. अगर 2 + 3 5 ही होना था तो वेक्टर एडिशन पढ़ने के मतलब क्या है? ओके सर. हो गया, आगे बढ़ूं? yes, sir. देखो, तो ये अगर समझ गए तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कीजिए. चलो, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर. कोशिश करो.
हो गया? हाँ सर, बोलो क्या है आंसर? 30 सर and 30 40. 20 कितना? 30 and 20 40. and 30. सर 30 and 20 आया। सर मुझे 30 and 40 आया। तो देखते हैं और किसी को कुछ आया? 20 30 20 30. 20 30. ठीक है, देखते हैं। तो देखो फर्स्ट में कह रहा है कि जब दोनों एंटी पैरेलल हैं, आई मीन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यही होगा अपोजिट डायरेक्शन, है ना? हाँ सर। यस सर। तब उसका रिजल्टेंट 10 है, मतलब ये ब्लैक वाला मान लो x है और रेड वाला y है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x माइनस y इज 10। yes sir पक्का? सेकेंड केस में कहता है जब ये राइट एंगल है तो ये x है और ये y है, तो अभी सीखा था उसके हिसाब से इसका रिजल्टेंट तो ये होगा, x plus y। है ना? अभी यही सीखा है। यस सर। yes sir तो ये रिजल्टेंट कितना होगा ट्रायंगल में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। यस सर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ हाँ रूट ऑफ, भाई चल रूट ऑफ, तो हम ये कह सकते हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 50 है, yes sir मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 50 स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। Yes, sir. यस सर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई मिल जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आता है? यस सर। यस सर। तो क्या मिलेगा एक्स और वाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई को एक्स माइनस 10 लिख दो, दिस इज इक्वल टू 50 स्क्वायर, मतलब 2500 होगा। यस यस सर। सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 2500 yes sir होगा। x square plus 2x square क्यों? तो ये दोनों मिला के अब हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 2400, दिस इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 240, दिस इज इक्वल टू 0, यस सर। है ना? नहीं सर, 1200 1200 होगा सर। वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2 राइट? हाँ 1200 होगा। ये सब कलेक्टिव काम है कर, ये फैक्टराइज कर सकते हो? यस सर। क्या होगा फैक्टर? 30 40। 40 and 30. x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 30, 40 और 30 नहीं होगा, माइनस 30 और 40 होगा, ऐसा होगा। यस सर। हाँ सर। यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक 40 और दूसरा माइनस 30। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन सेगमेंट का लेंथ कभी नेगेटिव होगा नहीं सर। नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना? ये पॉसिबल नहीं है, तो केवल 40 बचा।
तो फाइनली मेरा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 40 और x 40 होगा तो y 30 होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मैंने बताया है ये 2ab cos थीटा अभी तक। लेकिन सर आंसर डिफरेंट आ रहा है। हाँ तो वो मेरा- करने नहीं आता है ना, इसीलिए डिफरेंट आ रहा है। अभी वो सिखाऊंगा, फिर यही क्वेश्चन को उससे भी करके दिखाऊंगा, ठीक है? सर तो ऊपर आपने जो अभी फॉर्मूला बताया ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला में when you were explaining that doesn't represent the actual way of solving, right? क्योंकि we put root and all that, square k and all that we did. That is just to show. नहीं कुछ भी मैंने वहां पर I never wrote as magnitude of A plus magnitude of B. What I wrote is vector A plus vector B. You yourself has assumed that it is magnitude of A plus magnitude of B. Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. You yourself has assumed that I had written magnitude of A plus magnitude of B. But what actually I had written is vector A plus vector B. So vector A plus vector B is altogether different than magnitude of vector A plus magnitude of vector B. Understood, sir. हाँ अब बोलो, और कोई कुछ कह रहा था? कोई कुछ पूछ रहा था ना, मैं उससे बात करने में लग गया। बोलो। सर अगर हम लोग वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने आपको नहीं आता है, इसके लिए ऐसा आ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, तो इसी क्वेश्चन को तब फॉर्मूला लगाइएगा, आ जाएगा सही आंसर। ठीक है? कुछ गलती कर रहे होगे। सर हाँ सर हमने वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट लिया, मतलब आई मीन कैसे लिया? कैसे लिया? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, नहीं मालूम है? यस। वैसे ही लिया। और कोई? आगे बढ़ूं? Yes, Shall sir. I move on to next question? Yes, sir. Okay. So another similar question. इसको कोशिश करो।
सर आ गया। क्या आया बेटा? सर मुझे आया 30 डिग्रीज। सर मेरा भी हो गया क्या आया आपको? 45 डिग्री। अच्छा, और किसी को कुछ? सर मेरा 150 आ रहा है। 30 and 150. तो आपको दो आंसर आ रहा है, 30 और 150। Yes sir. चलो देखो, the resultant of two vector u and v is perpendicular to vector u, ऐसा है? यस सर। तो ये हो गया मेरा वेक्टर u। Resultant is perpendicular to vector u, मतलब ये रिजल्टेंट हो गया, और ये अगर u और v का रिजल्टेंट हो गया मतलब डेफिनेटली v ये है। यस सर। तो ये u है, ये v है, और ये u और v का रिजल्टेंट। क्वेश्चन में बोला है कि u और v का रिजल्टेंट u के परपेंडिकुलर है और v के मैग्नीट्यूड का आधा है, ऐसा बोला है। Yes sir. v का मैग्नीट्यूड मैंने x ले लिया, तो इसका लेंथ x/2 हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। Yes sir. लेट दिस एंगल बी थीटा। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? x/2 अपॉन x होगा, यस सर। Yes. विच इज 1/2 होगा, मतलब थीटा 30 डिग्री होगा। यस सर। बट एंगल बिटवीन वेक्टर 30 डिग्री नहीं होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर तो ये होगा, दैट इज 180 माइनस थीटा, दैट इज 150 डिग्री आंसर। दो आंसर नहीं, एक ही आंसर होगा, 150 डिग्री। समझ आया सबको? यस सर। Yes sir. Yes कोई sir. फिजिक्स नहीं, फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ूं? यस। अच्छा, अब इन दोनों एग्जाम्पल से देखो, दोनों एग्जाम्पल में कुछ ऐसा था कि कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, इसीलिए ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना आसान हो गया। यही राइट एंगल नहीं, कुछ रैंडम एंगल्स हो सकता है ट्रायंगल ड्रॉ करके सॉल्व कर पाना आपके लिए मुश्किल हो। आई बात समझ? नहीं होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मुश्किल हो। आई बात समझ में? Yes sir. यस सर। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं एक ऐसा एनालिटिकल मेथड में फॉर्मूला बनाने की जिससे कि अगर ज्योमेट्री ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके भी आंसर लाया जा सकता है। ठीक है? तो इसी वेक्टर एडिशन को, नया कुछ नहीं, हम लोग एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब लोग ध्यान से देखो, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने के लिए जब मैं बोलूंगा तब, मैं मान लिया ये एक वेक्टर है मेरा, वेक्टर ए। ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी। ठीक है? यस। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये मेरा a प्लस बी होगा ऐसा? यस सर। Yes sir. Yes sir. और इस डायग्राम के हिसाब से
ये एंगल बिटवीन वेक्टर होगा थीटा। Yes, sir. इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, लेट इट बी एम। इस ट्रायंगल में, किसमें, सो इन ट्रायंगल बी सी एम, इसमें मैं साइन थीटा को क्या लिखूंगा, सी एम अपॉन बी सी, ऐसा लिखूंगा। Yes, sir. तो मुझे सी एम मिल गया बी सी साइन थीटा। लेट इट बी इक्वेशन 1। इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या लिखूंगा, BM upon PM by DC. PM by BC. बी एम बाई बी सी। तो यहां से मुझे मिल गया बी एम इज बी सी कॉस थीटा, मिल गया। Yes, sir. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ढूंढना। Yes, sir. तो ये रेड वाले लाइन का लेंथ मिल जाए तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यस सर। और ये एंगल अल्फा मिल जाए तो डायरेक्शन हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल ACM में देखते हैं। मेरा पर्पस है रेड वाले लाइन का लेंथ निकालना। तो इन ट्रायंगल ACM हम ऐसा लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, लिख सकते हैं। Yes, sir. इस AM को हम लिख सकते हैं AB प्लस BM। यस सर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BM लेंथ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB लेंथ इंटू BM लेंथ प्लस CM लेंथ का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. AB is nothing but magnitude of vector A. Yes. BM अभी ऊपर देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B BC का cos थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A into BM, that is magnitude of B sin theta plus CM, that is magnitude of B का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये साइन नहीं, यहाँ कॉस होगा, BM है ना, BM में कॉस है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। Yes, sir. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बचेगा। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और AC एक्चुअल में क्या है, तो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, तो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि A प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। ये इस चैप्टर का लाइफलाइन फॉर्मूला है।
ये आपको याद रहना चाहिए। इसको यूज कर कब करेंगे? जब दो वेक्टर और उसके बीच का एंगल मालूम हो। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल पता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर में ज्योमेट्रिकल मेथड से जो एडिशन कर रहे थे उसी को हम लोग वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड बोलेंगे। यहाँ पर जो लिखा है मैंने CM इज BC साइन थीटा, तो BC क्या हो गया? वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हो गया ना। Yes, sir. तो इट मीन्स CM इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। ठीक वैसे ही BM इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन रहे तो, है ना? हाँ सर। फटाक से कॉपी कर लीजिए इसको। सर ये जो प्रूफ में जो थर्ड स्टेप है तो वहाँ पे डायरेक्ट बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर को हम बी सी स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो आप बताओ? सर ये जो थर्ड स्टेप है ए बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी एम प्लस सी एम स्क्वायर, उसमें बी एम स्क्वायर और सी एम स्क्वायर से डायरेक्ट हम बी सी स्क्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, वैसे तो भी एक स्टेप वो वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।
लिख लिए? Yes, sir. हाँ सर। Yes. अरे तो बोला करो, मैं बैठा रहता हूँ तुम लोगों के इंतजार में। चलो देखो, इसी में दैट इज इन ट्रायंगल ACM, इसी ट्रायंगल ACM में देखोगे तो tan अल्फा क्या मिलेगा? EM upon AM. BM अपॉन AM। तो BM आपका होगा मॉड B साइन CM. थीटा। EM upon AM. हाँ CM होगा यहाँ पे, मॉड B साइन थीटा होगा, और Yes, A sir. टू M डिस्टेंस क्या होगा? मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा। Yes, sir. तो अगर मॉड A मॉड B और थीटा मालूम है तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट A प्लस B होगा वो वेक्टर A से अल्फा एंगल बनाएगा। सर एक बार रिपीट कीजिए। मैंने कहा द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B दैट इज A प्लस B, वेक्टर A प्लस B will make an angle alpha with vector A where this alpha is given by this relation. डायग्राम में देखो, जो अल्फा Yes, sir. एंगल है वो कहाँ से है? वेक्टर A से है। हाँ यानी सर। कि A प्लस B जो रिजल्टेंट बन गया, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी हम बता सकते हैं इस फॉर्मूला से, और डायरेक्शन बता सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये कंप्लीट हो गया? Sir, हाँ, the tan raised to -1 मतलब tan रेज टू -1, tan इनवर्स 1 पढ़ते हैं इसको, tan इनवर्स 1 भी नहीं, tan इनवर्स। जैसे मैं पूछूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो अल्फा कितना होगा? 60 degree. 60 डिग्री। मैं बोलूं tan अल्फा इज 1/√3, अल्फा कितना होगा? 30 degrees. मैं बोलूं tan अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा कितना होगा? 35. For लेकिन मैं बोलूं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा कितना होगा? पता नहीं. पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा, होगा yes, ना? sir. तो हम लोगों को ये सारे वैल्यूज थोड़े ना याद है, हम लोगों को तो कुछ याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा। होगा ना, क्या? tan इनवर्स 1/2। हाँ, क्या? आपने पूछा ना कि tan थीटा। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ कि सपोज tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है। नाउ अल्फा आप नहीं जानते हैं, या तो कैलकुलेटर देखेंगे या टेबल देखेंगे तो बता देंगे कितना है, अदरवाइज वी विल राइट इट एज tan इनवर्स 1/2। अंडरस्टूड? Okay, sir. Yes. In Yes, sir. trigonometry we call it as inverse trigonometric function. सर समझ आया? Yes, sir. सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो AM का वैल्यू जो डिनोमिनेटर में लिया है वो कहाँ से आया? कहाँ से आया? नोटबुक में नोट किया है? हाँ सर। अच्छा, तो A to M डिस्टेंस क्या है? क्या सर? A to M डिस्टेंस अपने नोटबुक के डायग्राम में देखो। AB प्लस BM। AB प्लस BM। AB क्या है? और वेक्टर A। वेक्टर A का मॉड क्या सर? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है ना, AB। हाँ। और BM क्या है? वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। हाँ सर। तो A to M क्या हो गया? मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा हो गया।
ओके सर, समझा। लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. अब चलो, ऊपर में जो 2 क्वेश्चन किया था, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? Okay, वही sir. दोनों क्वेश्चन को, नया भी नहीं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग एक हो जाएगी कि फॉर्मूला भी क्यों जरूरी है और बिना फॉर्मूला भी क्यों जरूरी है, दोनों से सॉल्व होती हैं चीजें। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला वाले मेथड से मेथड 2 से कीजिए, समझे? Yes, sir. कोशिश कीजिए फॉर्मूला लगा के करने का। एक मेथड तो सिखाया था ना ऊपर, तो आंसर भी आपके पास है, कोशिश कीजिए फॉर्मूला वाले मेथड से करने का।
बोलो सॉल्व हुआ? यस सर। किसने किया? सर मैंने किया। कैसे किया? सर पहले मैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री था। कहाँ 180 डिग्री है इसमें? क्या कर रहे हो? सर सॉरी, मैंने फर्स्ट सम किया वैसे। सर डन। हाँ बोलो बेटा, सॉल्व कर लिया? हाँ सर। किसने किया? सर विनीत। कैसे किया? सर तो हमें पता है कि जो अल्फा एंगल है वो 90 डिग्री है
वेरी गुड, and mod of u plus v is v by 2. वेरी गुड, So mod of a plus b the whole square is equals to mod of a square. ठीक है, मैं समझ गया। ये दो कहानी है अपने पास। Yes sir. So if we want to put direct formula, in that case alpha is 90 degree. सबको समझ आ रहा है ये बात? यस सर। अच्छा, तो अल्फा अगर 90 है तो tan 90 क्या होता है? 1 sorry Infinity. undefined Not defined. वेरी गुड। तो जो tan अल्फा का फॉर्मूला है उसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। यस सर। मतलब u प्लस v cos थीटा 0 होना चाहिए। Yes. Yes, sir. पक्का? तो u इज इक्वल टू माइनस v cos थीटा, ये मुझे मिल गया। दूसरा, इस फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो v बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। यस सर। मुझे क्या ढूंढना है? थीटा। थीटा ढूंढना है। तो या तो मैं u को v के टर्म में लिख दूं, तो v स्क्वायर बाई 4, यहां से लिखूंगा तो v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर और u को माइनस v कॉस थीटा, तो माइनस 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। हाँ 2 सर। को माइनस v कॉस थीटा मैंने पुट किया है दो जगह, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। ठीक है, यस सर। सारे v को हटा दीजिए। सो 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हाँ Yes. सर। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। 1 माइनस sir. कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। तो यहां से मुझे साइन थीटा की दो वैल्यू मिल गई, एक +1/2 और दूसरा -1/2, ऐसा। यस। हाँ सर। अब u और v दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। यस सर। यस सर। तो इक्वेशन 1 को एक बार फिर देखोगे तो अगर थीटा साइन थीटा 1/2 अगर है तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव ही आएगा ना। अगर Yes, मैं साइन थीटा 1/2 लेता हूं मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है यस। ना। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा वैल्यू भी हो सकता है थीटा का। समझे कि नहीं समझ रहे हो शायद? हाँ सर। चलो सुनो, +1/2 के लिए 30 रहेगा ना अभी तो। एक मिनट। थीटा का दो वैल्यू मिला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। यस सर। yes, sir. थीटा साइन थीटा नेगेटिव तो 180 डिग्री के बाद होता है। यस यस सर। सर। तो इस वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, ये बात समझ आया? यस सर। क्योंकि इससे मुझे थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री मिलेगा, तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो डजंट मेक एनी सेंस। हाँ सर। अच्छा, तो मेरे पास ऑप्शन बचा साइन थीटा 1/2।
हाँ सर। अच्छा, अब अगर मैं साइन थीटा 1/2 लिखता हूं तो 0 से 180 के बीच में दो वैल्यू मिलेगी, एक 30 डिग्री भी मिलेगा 150 और दूसरा 150 भी मिलेगा। साइन 150 कितना होगा? 90 + 60। हाँ साइन सर। 90 + 60 is cos 60, तो so plus 1/2 yes sir दो वैल्यू मिलेगा। हाँ सर। Yes, sir. अगर मैं ये वैल्यू चूज करता हूं तो मेरा u नेगेटिव हो जाएगा। देखिए u = -v cos थीटा में। yes sir तो अगेन इसका मतलब नहीं है। Why? Because both u and v should be positive. हाँ या ना? हाँ सर। हाँ sir So the only answer remain is this one. अब ये क्वेश्चन Sir. जानबूझ के मैंने दिया क्योंकि आप देखो फॉर्मूला से करने जाओ तो कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं और कॉमन सेंस से करो तो इजीली हो जाता है। हाँ सर। आया समझ में? लिख लो सर इसको। मेरे को एक चीज नहीं समझी कि हमने अल्फा को 90 डिग्री क्यों लिया। वाह, क्वेश्चन में दिया है। अल्फा क्या परपेंडिकुलर है? perpendicular अल्फा एंगल क्या होता है? अच्छा हाँ समझ गया सर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए। हाँ सर समझ गया, अभी समझ गया। सर हाँ मैंने उसको सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को कॉस में आया था। फिर बिल्कुल मैंने आएगा। उससे किया। 1/4 में से 1 को इधर ले जाओ तो 1 - 1/4 3/4, तो cos स्क्वायर थीटा 3/4 तो cos थीटा प्लस माइनस 3/√2 प्लस 3/√2 को हटा दो तो cos थीटा माइनस 3/√2, उससे भी थीटा 150 आएगा। हाँ सर माइनस साइन 60 आया वैसे वैसे भी कर cos सकते हैं, 90 + थीटा वैसे भी वो कोई फिजिक्स नहीं है, वो तो मैं वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मन वैसे करो। वो सही है ना? हाँ गलत कहाँ है इसमें? क्या गलत है? हाँ, साइन नहीं, मेरे को स्क्वायर लगा को आपने मैं 1 वैसे नहीं माइनस किया कॉस इसलिए। स्क्वायर लिख दूं, 1 को इधर ले जाऊं, कॉस उधर कर दूं, कोई काम थोड़ी ना है, मतलब कर किया जा सकता है। Yes, सही है, बिल्कुल सही है। सर बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो कॉमन सेंस वाला मेथड है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला वो ज्यादा इफेक्टिव है। यस सर। तो थंब रूल इज, व्हेनेवर क्वेश्चन पढ़ने से आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है तो आप फॉर्मूला को कोशिश कीजिए नहीं यूज करने का, वो लेंदी होगा। और जहां राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है वहीं पर फॉर्मूला को यूज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर सर ये जो u + v cos थीटा = 0, सर ये कैसे आया था? अल्फा 90 लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो कोई फ्रैक्शन अनडिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर 0। जब डिनोमिनेटर 0 हो। तो tan अल्फा का डिनोमिनेटर क्या आएगा? u + v cos थीटा आएगा फॉर्मूला में पुट करने पर। यस सर। समझ गए? हाँ सर समझ गया। ठीक है। सर सर उधर नीचे cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा = 1/4 डायरेक्ट कैसे आया? मतलब cos स्क्वायर थीटा कहाँ गया? मुझे नहीं आता वो सब। लिखे हो या ऐसे ही हिस्ट्री के जैसा देख रहे हो इसको? पहले ये बताओ, साइंस लिखा के है। जैसा लिख के पढ़ रहे हो या हिस्ट्री के जैसा देख रहे हो? बोलो, तुम्हारी ही नोटबुक से बताओ। मैं देखो, मैं अपना ऊपर करूंगा भी नहीं, मैं यहीं से बताता हूँ। लिखा है नोटबुक में? हाँ सर। अच्छा, तो क्या लिखा है? पढ़ो। 1/4 = पढ़ो क्या लिखा है।
पढ़ो, घबराओ मत, शर्माओ मत, डरो मत, पढ़ो। क्या लिखे हो? 1/4 इज इक्वल टू 1/4 equals to cos square theta plus 1 minus 2 cos square theta. वेरी गुड। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? cos minus cos square theta. तो क्या हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ ठीक है 1 sir. माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? sin square theta. तो लिखते वक्त कुछ समझ के लिखते हो या सीधे ड्राइंग कर लेते हो? एनीवे चलो ये वाला क्वेश्चन कोशिश करो। ये भी वही क्वेश्चन है जो पहले दिया था, नया कुछ नहीं। अब इसको फॉर्मूला से कोशिश करो, एनालिटिकल मेथड से करने का। उसी क्वेश्चन को अब एनालिटिकल मेथड से करने का कोशिश कीजिए। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। यस सर। हो गया सर। सर डन। हो गया? यस
सर इसमें तो ज्यादा फर्क नहीं था क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0 तो पाइथागोरस का ही फॉर्मूला बन गया था, पहले यूज किया था। तो पहले वाले केस में क्या है, व्हेन अपोजिट तो थीटा 180 है ना, थीटा 180 मतलब cos थीटा -1 है ना, cos थीटा -1, तो मॉड ऑफ a प्लस बी, cos थीटा -1 कर दोगे तो मॉड a माइनस मॉड b के बराबर हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos थीटा में cos थीटा -1 कर दो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, दैट इज अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज a माइनस b हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, सेकेंड केस में थीटा 90 डिग्री है, सो cos 90 0 होगा, तो उस केस में मॉड a प्लस मॉड b, सॉरी a प्लस b का मॉड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ यस सर। सर। तो देखो यहां से भी सेम इक्वेशन आया, सो फर्स्ट वन इज 10 इज इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b, and second equation 50 is equal to under root mod a square minus mod b square, mod a square plus mod b square, और इन दोनों को तो सॉल्व कर चुके हैं पहले। यस सर। ऐसे भी 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 30 40 50 का। यस सर। है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट एनी विच वे एज अ रूल समझ लो, जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखे तो हम लोग ज्योमेट्री यूज करेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला पर शिफ्ट होंगे, ठीक है। यस सर। चलो एक ऑब्जर्वेशन देखो, हमारे पास फॉर्मूला है मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, यही है। यस सर। अच्छा, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 -1। नहीं सॉरी -1। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं मॉड ऑफ a प्लस बी मैक्सिमम होगा मॉड a प्लस मॉड b पर। हाँ सर। यस सर। और कब होगा, जब cos थीटा +1 होगा। हाँ सर। और मिनिमम होगा कब, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम होगा मॉड a माइनस मॉड b। मॉड a मॉड b में कौन बड़ा है मुझे नहीं मालूम, तो मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b, यस सर। यही रेंज आएगा ना। यस सर। इसमें से ये वाला मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 डिग्री है। यस सर। सो मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और ये मिनिमम है। सो मिनिमम तब होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा, है ना। हाँ सर। ज्योमेट्रिकली इस बात का मतलब ये हुआ कि इसमें वेक्टर ए भी इधर है और वेक्टर बी भी इधर है,
तभी 0 डिग्री होगा ना। इसमें वेक्टर ए इधर है बट वेक्टर बी इधर है, तभी 180 डिग्री होगा। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, तो दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है और दूसरे का 3 है, तो 5 और 3 मिलके मैक्सिमम 8 बन सकता है, मिनिमम 2 बन सकता है। 2 से कम नहीं हो सकता, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी कर। यस सर। है ना, कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर। आगे बढ़ो। ये बताओ, न्यूटन। कॉमन सेंस है। 10 और 6 अभी सीखा, तो 10 और 6 मिलके मैक्सिमम 16 हो सकता है। यस। और मिनिमम 4 हो सकता है। यस। तो 4 और 16 के बीच का सब कुछ इंक्लूडिंग बोथ हमारा आंसर होगा। तो 2 नहीं होगा, 8 हो सकता है, 18 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। सर सर होमवर्क होमवर्क में भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा। सर बोलो बोलो। सर वो ऊपर यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके वो मिनिमम और मैक्सिमम के बाद जो सिंबल है वो क्या है? एट भाई। अच्छा ओके। एट बोलो, व्हेन बोलो। सर सर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि साइन -30 डिग्रीज इज माइनस ऑफ? साइन -30 डिग्री इज माइनस हाफ बोल सकते हैं। हाँ तो सर फिर उस हिसाब से वहां पे साइन थीटा को हम लोग -30 डिग्रीज भी तो बोल सकते थे। नहीं, वो हो गया साइन 0 -30। अच्छा। आई बात समझ में? यस सर। मैंने कभी ये नहीं कहा कि एंगल, तुम लोग क्या है ना, तुम लोग बहुत कन्वीनियंटली अपनी बातों को रखने के चक्कर में पड़ जाते हो। दिक्कत ये है, ये प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग नहीं है। आई नेवर सेड कि थीटा नेगेटिव नहीं होगा। व्हाट आई सेड, एंगल बिटवीन टू लाइन नेगेटिव नहीं होगा।
यस सर। थीटा के बारे में मैं तो समझाया ही कि 30 डिग्री ऊपर गया ऐसे तो ये अलग सेंस है, नीचे गया मैंने आई नेवर सेड कि एंगल बिटवीन टू लाइन इज नेगेटिव। यस सर। है ना, तो अपने मन से मतलब इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सीखने के पर्पस में रहो। एंगल बिटवीन दो लाइन नेगेटिव नहीं होता है, एंगल स्टैंड अलोन नेगेटिव होता है, उसके अपने कन्वेंशन है, उसके अपने रीजन है, जहां जरूरत होगी बताऊंगा, बट एंगल बिटवीन टू लाइन इज नॉट नेगेटिव। ओके सर। ज्योमेट्री में दो लाइन के बीच का एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे ही क्वेश्चन को ऐसे बोलता हूँ, तुमने कहा ना कि साइन -30 डिग्री 1/2 होता है। यस सर। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बना के बता जिसमें कि -30 डिग्री है। -30 डिग्री नहीं कहा ना? नहीं सर। नहीं होगा ना, तो एंगल बिटवीन लाइंस मैं कह रहा हूँ वो अलग चीज है। मैं आई नेवर सेड कि एंगल नेगेटिव नहीं होता है, आई सेड एंगल बिटवीन लाइंस नेगेटिव का सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? यस सर। चलो बाय। बाय सर। बाय सर, Thank you, थैंक यू sir. सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.